हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे सभी दोस्तों और छोटे भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह हमारी जो क्लास होने वाली है PYQ सीरीज़ की तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्नों का समावेश किए हैं जो आपकी आगामी जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो DED और BEd कॉलेजों में प्रवेश पाना चाहते हैं वे सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, जिससे यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। हमको क्या बताना है कि संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। इन चारों ऑप्शन में से हमको सही आंसर ढूंढना है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए है तुल्यकालिक, ऑप्शन बी है अतुल्यकालिक, ऑप्शन सी है एक से कोई नहीं और ऑप्शन डी है विशिष्ट समय सीमा के लिए। ठीक है, तो यदि बात करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, तो जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका यूट्यूब है, उसमें आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि शिक्षण और सीखने के लिए कौन मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वह कैसा होना चाहिए। तो पहला क्या बोला है, पहला बोला है तुल्यकालिक, क्या बोला है तुल्यकालिक, और दूसरा बोला है अतुल्यकालिक। तो जैसे हम देखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यदि हम पढ़ाई के अगर नज़रिए से देखें तो किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी बालक के लिए क्या होना चाहिए कि जो पढ़ाई है वो किसी निश्चित मतलब कि एक फिक्स अवधि में ना हो करके किसी भी समय वह बालक पढ़ाई कर सके, ऐसा होना चाहिए। अर्थात जैसे कि सभी बालक के पास उचित समय नहीं रह पाता, जैसे कि वह किसी करेक्ट एक फिक्स टाइम में पढ़ाई कर सके, तो कैसा होना चाहिए, उसको अतुल्यकालिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अतुल्यकालिक होना चाहिए, न कि तुल्यकालिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतुल्यकालिक। अर्थात कि वह बच्चा जो है किसी भी समय किसी भी क्लास को आराम से देख सके और अपना जो शिक्षण का जो प्रोसेस है उसको पूर्ण कर सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर एक कोर्स करना है जिसे आप चाहते थे कि आपकी प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, अर्थात जो प्रमोशन होता है, तो उसके लिए क्या है, अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर एक कोर्स करना है। ठीक है, जिसे आप चाहते हैं, तो बोला है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ठीक है, पहला क्या है, कोर्स पूरा करने के लिए पूरे 1 महीने का समय लें, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों का भी संदर्भ लें। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी क्या है, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक समय मांगें क्योंकि आप इसे साथ संपूर्ण होना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि आपको मान लो आप एक टीचर हैं और आपको क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए, और आपको 1 महीने के भीतर कुछ कोर्स करना है जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो उस स्थिति में हम क्या कोर्स को पूरा करने के लिए पूरे 1 महीने का समय लेंगे, अर्थात कि पूरा 1 महीने का समय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए 1 महीने का समय। तो हमें 1 महीने का समय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें। तो पाठ्यक्रम को तो यथाशीघ्र पूरा करना ठीक है, एक प्रकार से सही लगता है। ठीक है, आगे क्या है, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों का भी संदर्भ लें। तो यह जो ऑप्शन है यह इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला है कि पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें, जो यह ऑप्शन भी है इसमें समाहित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम गलत मान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों का भी संदर्भ लें। ठीक है, अर्थात हमको पाठ्यक्रम को जैसे मतलब जितना जल्दी हो सके पूरा करना है। जो एक समय का जो 1 महीने के लिए जो हम जो पाठ्यक्रम करना चाहते हैं उसकी बात है ना, ये आपके क्लास का जो सिलेबस रहता है जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी बात नहीं है। जो 1 महीने का जो सिलेबस होगा ना उसको जल्दी से पूरा करना है और अधिक जानकारी के लिए कोई जो दूसरा स्रोत है जैसे गूगल हो गया और जो अधिक स्रोत होते हैं उनका भी सहारा लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना, दूसरा है
पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनवाने को कहना। या फिर ऑप्शन डी है या चौथा है बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करवाना। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? रचनात्मक आकलन के बारे में हमको बताना है कि इन चारों में से रचनात्मक आकलन कौन सा होगा। तो रचनात्मक आकलन का कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि रचनात्मक आकलन या फिर जो रचनात्मक है या क्रिएटिविटी है उसके दृष्टिकोण से हम देखें तो रचनात्मक आकलन का आशय है कि यदि एक बालक में तर्क शक्ति हो गया या फिर उसका जो विचार शक्ति है उसको हमको क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो कि इन चारों ऑप्शन में से वह कौन कौन से ऑप्शन होंगे जिसके जरिए हम उस बालक के तर्क शक्ति या फिर विचार शक्ति को हम बढ़ा पाएं, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा पाएं। ठीक है, तो पहला क्या है? पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना। क्या हम जो पाठ में दिया रहेगा नया शब्दावली उसको अगर व्याख्या करेंगे तो उसका जो क्रिएटिविटी है, तर्क शक्ति है, वो बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। ठीक है, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। अगर पाठ में दिए गए प्रश्नों को अगर बच्चों से हम हल करवाएंगे तो यह भी उसके क्रिएटिविटी को हवा नहीं देगा। ठीक है, तीसरा क्या है? बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना। देखो, चित्र बनाना तो एक क्रिएटिविटी है, लेकिन आप केवल चित्र बना रहे हो, क्या बना रहे हो? केवल चित्र बना रहे हो तो उसको हम क्रिएटिविटी बोलेंगे, लेकिन इसमें आपकी जो बालक है उसका तर्क शक्ति हो गया, विचार शक्ति होगा, वो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बचता है चौथा, क्या है? बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करवाना। अर्थात देखो, जहां कहीं भी क्रियाकलाप या फिर गतिविधि के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो समझ जाना वहां पर रचनात्मकता को बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा ठीक हो जाएगा कि बच्चों से क्रियाकलाप करवाना है और क्रियाकलाप करते हुए जो अवलोकन होंगे उनको दर्ज भी कराना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में देखें कौन सा सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है केवल 4, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरियों में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है तो आपको क्या करना है? बताना है। ऑप्शन ए है, आप क्या करेंगे उस स्थिति में? ऑप्शन ए, आप आधे अधूरे मन से अपनी टाइपिंग स्पीड सुधारने की कोशिश करेंगे। आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। आप कुछ नहीं करते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए क्या बोला है, यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरियों में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? पहला क्या बोला है? आप आधे अधूरे मन से अपनी टाइपिंग स्पीड को सुधारने की कोशिश करेंगे। यदि आपको टाइपिंग स्पीड को सुधारना है तो आपको आधे अधूरे मन से प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करना है। आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, जो आपका जो टाइपिंग स्पीड है उसको बचाने के लिए, अर्थात जो अभी वर्तमान जिस नौकरी में आप रहना चाहते हैं उसमें बने रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? टाइपिंग स्पीड को आपको पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके सीखना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे, ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, अर्थात कि जो दिया गया है इसको सुमेलित करना है हमको। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है। स्तंभ 1 में क्या है देख लेते हैं। स्तंभ 1 की अगर बात करें तो इसमें क्या बोला है? स्तंभ 1 में NCF 2005, NCF FS 2022, NEP 2020 और NEP 1984। स्तंभ 2 में क्या दिया गया है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बहुभाषिता, शिक्षा बिना बोझ के और पंचकोशी विकास। तो ये जो 4 ऑप्शन हैं इन चारों में से हमको देखना है कि किस समय में क्या दिया गया था, उसको हमको मैच करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो देखते हैं कि कौन कब दिया गया था। ठीक है, तो यदि बात करें हम NCF 2005 की, तो इस NCF 2005 में जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसमें बोला गया था कि जो शिक्षा है उसको हमें बिना बोझ के देना है। कैसे देना है? शिक्षा को बिना बोझ के देना है। तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। ए का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बी है NCF FS 2022, अर्थात जो हमारी नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है फाउंडेशनल स्टेज 2022, क्या बोला है उसको बताना है। इसने बताया था कि जो शिक्षण है उसको पंचकोशी विकास की तरह हमको बताना है। अर्थात कि जो विकास होगा एक बालक का उसको पंचकोशी विकास की तरह हमको उसका विकास करना होगा। ठीक है, तो NCF FS 2022 से क्या किसकी बात करता है? पंचकोशी विकास की बात करता है। ठीक है, तीसरा है इसका क्या हो जाएगा? चौथा। तीसरा क्या बोला? NEP 2020। तो जो NEP 2020 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020,
यह किसकी बात करता है? यह बहुभाषिता की बात करता है, ठीक है। जो बहुभाषिता है अर्थात कि एक बालक को उसके मतलब अगर पढ़ने आ रहा है प्राथमिक कक्षा में तो उसको पहले सर्वप्रथम उसको उसकी जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाना चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसको अन्य भाषाओं का भी ज्ञान देना होगा, अर्थात जो एनईपी 2020 है वो बहुभाषिता को बताता है, ठीक है। बच गया हमारा एनईपी 1984, यह बताता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। किसको बताता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। तो यदि मिलाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा? तीसरा का हो जाएगा दूसरा, और जो डी है इसका हो जाएगा पहला। तो देख लेते हैं कि तीसरा चौथा दूसरा पहला किसमें है? तीसरा चौथा दूसरा पहला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयां अधिक गंभीर होने की संभावना होती है, ठीक है। तो हमको उनको कौन सा परामर्श देना है उसको बताना है। पहला क्या है? समुदाय आधारित परामर्श, बी है स्कूल आधारित परामर्श, सी है ए व बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इन चारों में से हमको बताना है कि जो लोग जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयां अधिक गंभीर होती है उनके लिए हमको कौन सा परामर्श देना है, ठीक है। तो देखो, एक क्या बोला है कि स्कूल छोड़ने की बात कहा है। क्या बात कहा है? स्कूल छोड़ने की, अर्थात कि वह स्कूल में अभी प्रेजेंट नहीं है, अर्थात वो कहाँ होगा? अपने समाज में होगा। तो समाज में रह रहा है और उसकी जो कठिनाइयां हैं वो क्या है? गंभीर होने की संभावना अधिक है। तो हम उसको समुदाय आधारित परामर्श देंगे। कैसे देंगे? समुदाय आधारित परामर्श देंगे, न कि स्कूल आधारित परामर्श, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुदाय आधारित परामर्श, ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इधर दिया है क्या है? दर्शन, इधर दिया है दर्शन शास्त्री, अर्थात जो दर्शन है उसमें अब यहाँ पे क्या दिया है? वाद के बारे में बताया गया है, जो उसके संप्रत्यय है या फिर बोलना चाहिए इसके जो स्कूल्स है उसके बारे में बताया गया है। इधर क्या बताया गया है? उसका जो दर्शन शास्त्री है किसने दिया है उसको हमको सम्मिलित करना है, ठीक है। पहला दिया है आदर्शवाद, दूसरा दिया है प्रयोजनवाद, तीसरा दिया है प्रकृतिवाद और चौथा दिया है यथार्थवाद। देखो, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आदर्शवाद हो गया, प्रयोजनवाद जैसे वाद के अगर बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन जो इसी प्रकार से आएगा कि किस वाद को किसने दिया है, न कि उसके अंदर को पूछेगा कि आदर्शवाद क्या होता है, प्रयोजनवाद क्या होता है। आपका जो लेवल है अभी एग्जाम का उसमें केवल ऐसे ही देखने को मिलेगा कि कौन सा वाद को किसने दिया है, तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि बात करें हम आदर्शवाद की, तो इस आदर्शवाद को दिया था प्लेटो ने। किसने दिया था? प्लेटो ने। याद रखना, आदर्शवाद को किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। पहला क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक है। प्रयोजनवाद की अगर बात करें तो इस प्रयोजनवाद को दिया था जॉन डीवी ने। किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था, ठीक है। और यदि बात करें प्रकृतिवाद की तो इस प्रकृतिवाद को दिया था रूसो ने। किसने दिया था? रूसो ने दिया था। और बच गया यथार्थवाद, तो इस यथार्थवाद को दिया था जॉन लॉक ने। तो बी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, सी का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और डी का हो जाएगा तीसरा। कौन से ऑप्शन में है? चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। देखते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर डी। देखो, इस डी में क्या है? चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन एक क्या कह रहा है? शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, और जो इसका कारण है वो क्या बता रहा है कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। क्या बोला है? उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। ये जो कारण लिखा है वो क्या हो जाएगा? कथन हो जाएगा ना, कथन, ठीक है। प्रिंट मिस्टेक हो गया थोड़ा, उसको सुधार लेंगे आप लोग। तो हमको आंसर बताना है। क्या बोला है क्वेश्चन? कथन एक क्या बोला है? कथन शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। शिक्षा को क्या बोला है? एक सामाजिक आवश्यकता बोला है, ठीक है। तो क्या शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है? तो हम अगर शिक्षा के बारे में देखें, सामाजिकता के बारे में, तो शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, यह क्या है? सही बात है। अर्थात जिस प्रकार से एक बालक के विकास के लिए शिक्षा जरूरी होता है, उसी प्रकार से समाज का जो विकास होता है, अगर उसको देखें तो उसके लिए भी, उसके विकास के लिए भी शिक्षा जो है जरूरी हो जाता है, ठीक है। किस प्रकार से? कथन दो क्या दिया गया है कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि अगर बात करें, समाज में कई रीति रिवाज, कई संस्कृतियां उसकी समाज की होती है, तो उनको बनाए रखने के लिए, अर्थात स्थिरता प्रदान करने के लिए और उसको निरंतर चलाने के लिए, ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी? हमको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। अर्थात शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता। यह भी बात क्या है? सही है, ठीक है। अर्थात दोनों कथन क्या है? सही है।
तो किसमें है देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है, दोनों सत्य बोला गया है, ठीक है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आप केवल हिंदी जानते हैं। क्या बोला है, आप केवल हिंदी जानते हैं। आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहां आपकी नौकरी है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, ठीक है। पहला है जब आप वहां हो तो उनकी भाषा सीखें, बी है तमिल सीखना शुरू करें, सी है तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दो क्योंकि तुम तमिल नहीं सीख सकते, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। मान लो कि आप एक टीचर हैं और आपकी जो नौकरी है वो तमिलनाडु में लग रही है, ठीक है। तो यदि मान लो आप हिंदी जानते हैं, क्या जानते हैं, केवल हिंदी जान रहे हो, और आपको तमिलनाडु जाना है, तो तमिलनाडु जाओगे तो आपको तो तमिल सीखना पड़ेगा। वहां पर तो ज़्यादातर लोग हिंदी नहीं बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे, तमिल ही बोलते होंगे। तो आपको उस स्थिति में क्या करना है, ठीक है। पहला क्या बोला है, जब आप वहां हो तो उनकी भाषा सीखें। देखो यदि हम वहां जा करके अगर हम तमिल भाषा सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। यदि हम वहां जाकर अगर रह भी रहे हैं, अगर हमको किसी सामान की जरूरत पड़ रहा है, तुरंत आवश्यकता पड़ गया, पहले दिन ही गए और कुछ चीज़ की जरूरत पड़ गया और कहीं लेने जाओगे, तो आप किसका प्रयोग करोगे, किस भाषा का प्रयोग करोगे, हिंदी को बोलोगे। हिंदी बोलोगे तो वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, अर्थात अगर आप वहां हो तो भाषा नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, बी ऑप्शन, तमिल सीखना शुरू करें, अर्थात कि अब जब आप अपने निवास स्थान पर हैं तब से आपको तमिल सीखना शुरू करना पड़ेगा। क्या सीखना, तमिल सीखना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या बोला है, तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दो। तुरंत अपनी नौकरी नहीं छोड़ना है, इतना मुश्किल में तो नौकरी मिला है, छोड़ोगे कैसे, क्योंकि क्या बोला है, तुम तमिल नहीं सीख सकते, तमिल हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं है तो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शैक्षिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। किसको करना है, शैक्षिक शोध को हमको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कि पहला क्या है, शोध समस्या का चयन, शोध विधि का चयन, शोध प्रश्नों का निर्माण, आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण, या फिर परिणाम सूचित करना। अर्थात जो ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको क्या करना है, इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। कि हम कोई भी शैक्षिक शोध कर रहे हैं, कोई भी समस्या का समाधान कर रहे हैं मान लो, तो हमको इन चारों ऑप्शन को, मतलब 5 ऑप्शन को व्यवस्थित करना है कि कौन सा पहला आएगा और कौन उसके बाद आएगा, ठीक है। तो बात करें अगर हम शैक्षिक शोध की, किसकी, शैक्षिक शोध की, शैक्षिक शोध की, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि शोध समस्या का चयन करना है। किसका चयन करना है, शोध समस्या का चयन करना है। पहला क्या हो जाएगा, शोध समस्या का चयन हो जाएगा, ठीक है। फिर जो शोध समस्या है उसका चयन किए हैं, हमको उन शोध समस्याओं का क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है, ठीक है। उससे जो भी संबंधित प्रश्न है उसको हमको निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है, उससे संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना है, ठीक है। प्रश्न बना लिए, उसके बाद हमको उस शोध को करने के लिए कोई एक विधि का चयन करना होगा। क्या चयन करना होगा, शोध विधि का चयन करना होगा। तीसरा में आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। शोध विधि का चयन करना होगा। बहुत सारी विधि होती हैं, जैसे कि केस स्टडी हो गया, आपका ऑब्जर्वेशन स्टडी हो गया, या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। तो उस मेथड को हमको क्या करना है, चयन करना है, कोई सा भी एक मेथड को। फिर उसके बाद विधि को चयन करने के बाद हमको क्या करना है, उस विधि के द्वारा हमको करना है आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण। उससे संबंधित हमको आंकड़ों का संग्रहण करना है और विश्लेषण भी करना है, ठीक है। तो चार ऑप्शन हो गया। 5वां बच जाता है क्या, कि लास्ट हमको परिणाम सूचित करना है, कि उस शोध समस्या के लास्ट में हमको कौन सा, मतलब परिणाम क्या निकल के आता है, हमको उसको देखना होगा, ठीक है। तो यह जो क्रम है उसका व्यवस्थित क्रम है, किसका, शैक्षिक शोध का व्यवस्थित क्रम हो जाएगा। पहला क्या जाएगा, A, C, B, D, E। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इन चारों में से। ए पहला में क्या जाएगा, यहाँ पर A है और यहाँ पर A है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी, तो यहाँ पर तो सी नहीं दिया है, बी दिया है, तो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल IQ के आधार पर बच्चों को निश्चित समूहों में अलग न करें, ठीक है। क्या बोला है कि यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल, अर्थात जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है उसके आधार पर बच्चों को निश्चित समूह में अलग न करें, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है, यह शिक्षकों के लिए यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है, या फिर ऑप्शन बी, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है,
या फिर सी, यह बच्चों के समूहों में आपस में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता, ठीक है। या फिर ऑप्शन डी है, आईक्यू जो है, आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है और इसमें बच्चों पर लेवलिंग भी होती है, ठीक है। हमको यही बताना है कि जो बुद्धि भागफल या फिर जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है, इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। पहला क्या है, यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है या फिर यह विद्यालय के लिए असुविधाजनक है, ठीक है। यदि बुद्धि भागफल के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर होगा। और कैसे, जो आईक्यू है, मतलब आईक्यू की जो अवधारणा है यह स्थिर नहीं होती, ठीक है। आईक्यू की अवधारणा क्या होती है, स्थिर नहीं होती और इससे बच्चों पर लेवलिंग भी होती है। कैसे समझते हैं, बुद्धि भागफल जैसे कि आईक्यू की हम बात करें, आईक्यू की, तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, MA/CA × 100, ठीक है। यह इसका क्या है, एक सूत्र है, अर्थात कि MA अर्थात होता है मेंटल एज और CA होता है क्रॉनिकल एज × 100 करना है। इसके द्वारा हम किसी भी बच्चे का जो IQ है उसको हम पता कर पाते हैं। जैसे कि इसका एक क्या बोलना चाहिए, एक स्केल टाइप से होता है कि किसी बच्चे का जो IQ है अगर वह 90 से 110 के बीच आता है तो उसको हम सामान्य बालक बोलते हैं। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो प्रखर, तीव्र, प्रतिभाशाली ऐसे बोला जाता है। यदि 90 से कम आ रहा है तो उसको मंद, जड़, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो यदि मान लो कि किसी एक बच्चे का 90 आया है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वह क्या है, सामान्य बालक है या फिर औसत बुद्धि वाला है, औसत IQ वाला है, औसत IQ वाला है, ठीक है, औसत IQ वाला है। यदि मान लो किसी का क्या आ गया, 70 आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मंद बुद्धि बोल दिए, ठीक है, मंद बुद्धि वाला बालक बोल दिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो जो IQ की अवधारणा है वह स्थिर नहीं है, अर्थात कि प्रत्येक क्षण मतलब कि एक जो बालक है वह अपने अलग अलग आयु में, अलग अलग जो आयु है उस समय भी उसका जो IQ होगा वह समान नहीं होगा। मान लो कि वह अगर 20 की अवस्था में है, 20 वर्ष की अवस्था में है, तो उसका आयु 90 आ रहा है, तो यदि मान लो कि अगर उसका अवस्था और बढ़ता है, 22-23 होता है, तो मान लो कि अगर उसका जो IQ अगर 70 हो जा रहा है, नीचे से घट जा रहा है, अर्थात क्या है, वह स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, बच्चों पर लेबलिंग भी होती है। लेबलिंग अर्थात कि अगर दो बच्चों का जो अगर IQ का हम देखें, मान लो एक बच्चा का IQ क्या है, 90 आ गया और एक का IQ क्या है, 70 आ गया, तो इसमें तो लेबलिंग होगा ही। ये मतलब कि कोई क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि मेरा जो IQ है अच्छा है, मैं तुमसे अधिक जानता हूं, और ये क्या सोचेगा, अपने आप को घृणित महसूस करेगा, ठीक है, कि मेरा IQ कम है, मैं इससे कम जानता हूं। इस प्रकार से लेबलिंग होगा, वहां पर क्या होगा, लेबलिंग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। किसको, पाठ योजना, जो लेसन प्लान होता है। यदि हम आप अगर आगे चल करके जैसे कि BEd DEd कॉलेज में जा रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम आपको उस समय पाठ योजना बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, पाठ योजना बनाना पड़ता है। तो इसकी जो लेखन की जो प्रणाली हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है कि सर्वप्रथम क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोला है, पूर्व ज्ञान, ऑप्शन बी अधिगम के उद्देश्य, ऑप्शन सी पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी विषय वस्तु की प्रस्तुति, या फिर ऑप्शन ई गृह कार्य। इसको हमको क्या करना है, क्रमानुसार मतलब कि व्यवस्थित करना है क्रम में, ठीक है, कि पहले हमको क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, ठीक है। तो यदि बात करें हम किसकी, यदि बात करें हम पाठ योजना की, किसकी, पाठ योजना, ठीक है। तो पाठ योजना का निर्माण किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो समझते हैं कि पाठ योजना क्या है। तो जैसे कि आप मान लो आप आगे चल करके एक टीचर बन गए, ठीक है, और आपको अपने क्लास में जाकर के, कक्षा में जाकर के किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ाना है, ठीक है, कोई एक विशिष्ट टॉपिक है, आपको बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से आपको पढ़ाना है। तो उस समय क्या करना रहता है, एक शिक्षक को पाठ योजना तैयार करना रहता है। क्या योजना तैयार करना रहता है, पाठ योजना, अर्थात कि उस सब्जेक्ट, उस जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं उसको आप बच्चों को किस प्रकार से अच्छे से पढ़ा पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना है, पाठ योजना तैयार करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप सर्वप्रथम क्या करोगे कि जो भी टॉपिक है उसको पढ़ा रहे हो, उससे संबंधित जो बालक जो अपने पूर्व ज्ञान रखे हैं, अपने अंदर समाहित रखे हैं पूर्व ज्ञान, उस टॉपिक से संबंधित उसको आप पहले उजागर करोगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, पूर्व ज्ञान को देखोगे, किसके, बच्चों के पूर्व ज्ञान को देखोगे, ठीक है, कि वो लोग क्या क्या जानते हैं उस टॉपिक से संबंधित, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप अधिगम के उद्देश्य, अर्थात कि जो आप पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक के अंदर उसका क्या क्या उद्देश्य है आपको बताना होगा, ठीक है। यदि आप बच्चों को उसके उद्देश्य को बताते हैं तो उनके लिए क्या हो जाए, प्रकार से प्रभावी हो जाता है वह चैप्टर जो आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो पहला पूर्व ज्ञान हो गया, फिर अधिगम के जो उद्देश्य उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद करोगे विषय वस्तु की प्रस्तुति, जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी उस पाठ को पढ़ा रहे हो उसकी प्रस्तुति करोगे। कैसे करोगे, मान लो कि आप व्याख्यान जो विधि है उससे कर सकते हो, या फिर खेल विधि से, या फिर कोई गतिविधि करा करके आप उसको प्रस्तुत कर सकते हो। तो तीसरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, विषय वस्तु को प्रस्तुत किए, उसके बाद आपको पुनरावृत्ति करना है। क्या करना है, पुनरावृत्ति, अर्थात आपने जो पढ़ाया अंत तक जो पढ़ाया है उसको एक बार फिर से रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है, ताकि बच्चों को अधिक मतलब कि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या बच जाता है, गृह कार्य। और यदि आपने पढ़ा लिया अच्छे तरीके से तो लास्ट में आपको गृह कार्य भी देना है। ठीक है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, ए बी डी सी ई। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन देखो, ए में ए है, इसमें भी ए है, उसके बाद क्या है बी, इसमें बी है, इसमें भी बी है, उसके बाद क्या है डी। तो देखो डी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी और डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना है। ठीक है, अर्थात कि कक्षा में, आपके कक्षा में मान लो आप एक टीचर हैं, आप और आपके कक्षा में जो छात्र हैं वे प्रभावी ढंग से सुन रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से सुन रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा। ठीक है, या उसको ऑप्शन ए शिक्षक के प्रति सहानुभूति कहा जाएगा, या फिर ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा में रुचि कहा जाएगा, या फिर ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा कहा जाएगा, या फिर ऑप्शन डी याद करने की इच्छा कहा जाएगा। ठीक है, आपको बताना होगा इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना क्या होगा। ठीक है, पहला क्या बोला है, शिक्षक के प्रति सहानुभूति। देखो यदि मान लो कि एक शिक्षक है और पढ़ा रहा है, तो वो जो पढ़ा रहा है तो आप उसको प्रभावी ढंग से सुन रहे हो, तो उसके प्रति सहानुभूति तो ठीक है, उसके प्रति सहानुभूति ठीक है, लेकिन क्या यदि वह कुछ गलत भी पढ़ा रहा है और उसको आप अच्छे से सुन रहे हो, तो क्या उसके प्रति सहानुभूति होगा, उसके प्रति सहानुभूति नहीं होगा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, यह तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप जो कक्षा में जो पढ़ा रहे हैं वो औपचारिक शिक्षा होगा, अनौपचारिक शिक्षा नहीं होगा। ठीक है, सी क्या बोला है, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सहानुभूति शिक्षा आप उस समय प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, अर्थात कि जो सहानुभूति शिक्षा है यदि उसको एक टीचर दे रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो, प्रभावी ढंग से सुन पाते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए जो इस प्रकार से क्वेश्चन है वे विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी वर्षों में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न पदों को आपको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहला क्या बोला है कि परिकल्पना बनाना, फिर है समस्या को परिभाषित करना, फिर है साक्ष्य प्राप्त करना, फिर है परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, और फिर लास्ट क्या बोला है सामान्यीकरण। तो हमको देखना है कि किस क्रम में हमको इसको जमाना है कि जो एक्शन रिसर्च या फिर जो भी अनुसंधान कार्य है उसको हम पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करें किसके, क्रियात्मक अनुसंधान की, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, कोई भी मान लो आप लैब में कोई भी अनुसंधान कर रहे हो तो आप उसको किस प्रकार से आप करोगे उसको हमको क्या है बताना है। ठीक है, तो यदि बात करें क्रियात्मक अनुसंधान की या फिर एक्शन रिसर्च के बारे में, तो हमको सबसे पहले क्या करना रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप क्या कर रहे हो, एक्शन रिसर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको तो कोई एक समस्या को ढूंढना पड़ेगा, उस समस्या को आपको हल करने के लिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक समस्या ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, समस्या अर्थात कि जो समस्या आपके सामने है उसको क्या करना है, परिभाषित करना है। क्या करना है, जो समस्या आपके सामने है उसको क्या करना है, परिभाषित करना है। उस समस्या को आप परिभाषित कर लो पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि उस समस्या से संबंधित उसको किस प्रकार से हल किया जाए उसके लिए आपको परिकल्पना बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, परिकल्पना बनाना है। आपको सोचना होगा जो हाइपोथेसिस है इससे संबंधित उसको आपको बनाना है। ठीक है, किससे संबंधित, उस समस्या के संबंधित जिसको आप क्रियात्मक अनुसंधान में कर रहे हो। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, समस्या को परिभाषित करोगे, फिर उससे संबंधित परिकल्पना बनाओगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ही परिकल्पना बना लिए उसके बाद उसमें मतलब परिकल्पना बनाए अर्थात कोई कुछ प्रश्न सोच लिए उससे संबंधित, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके बाद आप साक्ष्य प्राप्त करोगे, उस परिकल्पना से संबंधित साक्ष्य जो है प्राप्त करोगे। और इस साक्ष्य को क्यों प्राप्त करोगे, क्योंकि उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना रहेगा। ठीक है, उस परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए आपको साक्ष्य को प्राप्त करना होगा। ठीक है,
लास्ट में बच जाता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण अर्थात आपको अंत में क्या करना है, एक निष्कर्ष देना है उस समस्या को समाधान करने के लिए, अर्थात कि जो क्रियात्मक अनुसंधान आप कर रहे हो लास्ट में आपको क्या देना है, आपको निष्कर्ष प्रदान करना है, आपको रिजल्ट देना है। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर डी, फिर ई। ठीक है, देखते हैं किसमें है ये। पहला क्या है बी, बी इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें है। उसके बाद क्या है ए, एक देखते हैं इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है। उसके बाद क्या है सी, तो सी देखो इसमें नहीं है और इसमें है। उसके बाद क्या है डी और ई, डी और ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मानव में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारक संबंधित हैं। ठीक है, हमको बताना है कि इन चारों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसमें कौन सा इससे संबंधित होगा। पहला क्या है, उनकी आनुवंशिकता में, या फिर ऑप्शन बी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों में अंतर, या फिर ऑप्शन सी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है, इससे संबंधित कौन सा निर्धारक तत्व है हमको देखना है। पहला क्या बोला है, आनुवंशिकता, उनकी आनुवंशिकता में। ठीक है, तो यदि हम केवल आनुवंशिकता की बात करें तो यह तो नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे कि यदि व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें या फिर विकास की बात करें या फिर सीखने की बात करें तो जो प्रभावित करने वाले कारक आएंगे उसमें आनुवंशिकता तो आएगा और साथ ही साथ उसका जो पर्यावरण है या फिर जो वातावरण है वह भी आएगा। ठीक है, ऑप्शन भी क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों में अंतर। देखो आनुवंशिकता और जो वातावरण पर्यावरण है दोनों में अंतर एक प्रकार से तो ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्यों नहीं है बता रहा हूं, जो अनुवांशिक ऑप्शन नंबर सी है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जो सहभागिता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर हो जाएगा, देखो आनुवंशिकता जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके लिए आनुवंशिकता प्रभावित करेगा, फिर निर्धारक करेगा। किस प्रकार से, जैसे कि मान लो एक पिता का जो गुण है उसके बच्चे में जाता है। ठीक है, गुण उसके बच्चे में जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, एक जीन के माध्यम से जाएगा, अर्थात कि एक पिता का जीन है उसके बच्चे में गया तो वह क्या कहलाता है, उसका आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, तो वह जो जीन है किसके माध्यम से गया, जो जीन है किसके माध्यम से गया, आनुवंशिकता के माध्यम से गया। ठीक है, लेकिन जो उसका जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसके जीन को क्या करता है, बढ़ावा भी देता है। क्या करता है, बढ़ावा भी देता है। और बढ़ावा किस प्रकार से दिया, क्योंकि उनके बीच में क्या है, सहभागिता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच में सहभागिता है। ठीक है, अर्थात इस जीन के माध्यम से जैसे उसके आनुवंशिकता में उसके बच्चे में गया उसको बढ़ावा कौन दे रहा है, पर्यावरण दे रहा है। ठीक है, अर्थात जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसका निर्धारक तत्व क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता, न कि उसके बीच में अंतर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, हमको क्या बताना है कि जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए उसको कालक्रम के अनुसार, उसकी जो समय अवधि है उसके अनुसार हमको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है, मुदालियर कमीशन। ऑप्शन बी है डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। ऑप्शन सी है राममूर्ति समीक्षा समिति। ऑप्शन डी है कोठारी कमीशन, या फिर ऑप्शन ई है यशपाल समिति शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको एक व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक ट्रिक के जरिए आपको आसानी से याद करवा सकता हूं। ठीक है, आपको देखना है किस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, कालक्रम के अनुसार आपको कालक्रम याद भी नहीं होता है किस समय में कौन सा आयोग आया है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा उसके जरिए इसको आप याद कर पाओगे कि कौन सा कमीशन या फिर कौन सा आयोग जो है वह पहले आया है। ठीक है, एक ट्रिक याद रखेंगे, क्या है ट्रिक, ट्रिक याद रखेंगे कि रामू को राम ने यस कहा। क्या कहा, रामू को राम ने यस कहा। इस वाक्य को आपको याद करना है। यदि आप इसको याद कर लेते हो तो यह जो क्वेश्चन है आपको बन जाएगा। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं कि जो इस ट्रिक है वो कैसे होता है। ठीक है, तो रामू से पहला यदि शब्द है उसको आप पहला जो अक्षर उसको आप देखें क्या है, रा। तो रा से हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन समिति, या फिर जो कमीशन है क्या है, पहला डॉक्टर राधा कृष्णन क्या है, कमीशन, या फिर आयोग, जो ही बोलो एक ही बात है, कमीशन। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन। फिर जो मुंह है, मुंह से आ जाएगा आपका मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमीशन या फिर आयोग। ठीक है, उसके बाद को से आ जाएगा आपका कोठारी आयोग। क्या आ जाएगा, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग या फिर कमीशन एक ही बात है ना, आयोग या कमीशन एक ही बात है। ठीक है,
फिर ने को आपको क्या है माँ, देखो माँ आ गया ना राम, तो राम से आपको दोनों शब्दों को लेना है, दोनों अक्षर को लेना है, तो राम से क्या आ जाएगा आपका, राम से देखो क्या आ जाएगा आपका राम मूर्ति समीक्षा, क्या है राम मूर्ति समीक्षा, राम मूर्ति समीक्षा कमीशन बोलो या आयोग बोलो एक ही बात है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, जो ने है इसको आपको काट देना है, ठीक है। लास्ट में क्या है यश, यश अर्थात कि प्रोफेसर यशपाल, यशपाल क्या है यशपाल समिति, ठीक है समिति। देखो कितने आसानी से इसका कार्यक्रम को हम व्यवस्थित कर लिए। पहला क्या आ गया, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, फिर मुदालियर आयोग, फिर कोठारी आयोग, फिर राम मूर्ति समीक्षा, फिर प्रोफेसर यशपाल समिति। कैसे याद किए, रामू को राम ने यश कहा, ठीक है, ये कहा को भी काट देंगे, ठीक है। रामू को राम ने यश कहा, तो रा से क्या आ गया डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, मुंह से आ गया मुदालियर आयोग, को से आ गया कोठारी आयोग, राम से आ गया आपका राम मूर्ति समीक्षा, और यश से आ गया आपका प्रोफेसर यशपाल समिति, ठीक है। यदि हम आप इसको जो इसका कार्यक्रम है इसको देखें, जानना चाहो तो मैं बता दूंगा कि इसका जो कार्यक्रम है वह क्या क्या है, ठीक है। तो जो डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन है ये आया था आपका 1948-49 में, ठीक है 1948-49 में आया था। मुदालियर आयोग आया था 1952-53 में, ठीक है। कोठारी आयोग आया था 1964 से 66 के बीच में आया था, ठीक है। और जो राम मूर्ति समीक्षा है ये आया था 1992 में, और जो लास्ट है प्रोफेसर यशपाल समिति ये आया था 1993 में, ठीक है। आप इधर से भी याद कर सकते हैं या फिर इधर से भी याद कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो ये आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या है राधा कृष्णन समिति, ये क्या है पहला, फिर उसके बाद मुदालियर आयोग ये है दूसरा में आ जाएगा, फिर कोठारी आयोग तीसरा, ठीक है, फिर चौथा क्या आ जाएगा राम मूर्ति चौथा, और पांचवा में क्या है प्रोफेसर यशपाल समिति, ठीक है। मिला लेते हैं कौन सा आएगा, पहला आएगा बी, तो बी किस में दिया है देखो, केवल एक ही ऑप्शन है इसी में दिया है बी, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी आएगा देखो। फिर उसके बाद ए आ जाएगा, बी के बाद ए, ठीक है। उसके बाद डी, देखो डी आ गया, फिर सी में क्या है चौथा आ गया, फिर लास्ट में ई पांचवा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आपका एक सहकर्मी आपसे काम के घंटों के दौरान उसके निजी काम में मदद करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि आपका जो एक सहकर्मी है, आपका साथ में काम करने वाला एक आपका फ्रेंड है, आपको काम के समय में कुछ काम करने के लिए आपको मदद मांग रहा है, ठीक है। तो आप उस समय में क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है आप उसकी तुरंत मदद करेंगे, आप उसे काम के घंटों के बाद इंतजार करने और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे, या फिर सी आप उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे क्योंकि यह उसका निजी काम है, या फिर ऑप्शन डी आप उसे बताएंगे कि उसे लोगों से उसकी मदद करने के लिए नहीं कहना चाहिए, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपको उस समय क्या करना है, ठीक है। तो बात करें पहले ऑप्शन की, आप उसकी तुरंत मदद करेंगे। देखो यदि आप काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो काम करने के दौरान आपको तुरंत उसकी मदद नहीं करना है, तुरंत उसकी मदद नहीं करना है। यदि ऐसा करते हो तो हो सकता है कि मैनेजर आपको देख के आपको भी काम से निकाल दे, ठीक है। आपका फ्रेंड तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपको भी लेट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, आप उसे काम के घंटों के बाद, मतलब कि काम के कुछ घंटों बाद इंतजार करने और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, अर्थात कि काम के कुछ घंटों बाद उसको थोड़ा सा इंतजार करने के लिए बोलेंगे और उसके बाद उसकी मदद करेंगे, ठीक है। सी क्या बोला है, आप उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। देखो मदद करना है हमको, ठीक है, मदद करना है दूसरों की, ठीक है। आप उसे बताएंगे कि उसे लोगों से उसकी मदद करने के लिए नहीं कहना चाहिए। मदद देखो दूसरों से मदद हमको मांगनी चाहिए, ठीक है। जहां हम कुछ कर नहीं पाते हैं उसके उस समय हमको दूसरों से भी मदद लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन कब लेना है कि उसका जो काम है थोड़ा खत्म हो जाए और उसके बाद उससे मदद लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। क्या है जीन पियाजे, तो जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसको इन्होंने दिया था, ठीक है। तो उनका जो सिद्धांत था उसको हमको क्या करना है कि उनकी जो अवस्थाएं हैं उनको हमको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इन ऑप्शन को हमको क्या करना है क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसका अवस्था किस प्रकार से क्रम में होगा, ठीक है। तो अगर बात करें जीन पियाजे की, किसकी, जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया था,
संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि एक जो बालक है वह उसका जो सर्वप्रथम जो अवस्था है वह हो जाता है संवेदी पेशीय अवस्था। क्या हो जाता है? संवेदी पेशीय अवस्था। यह इसकी सर्वप्रथम जो स्टेज है या अवस्था है, इनके क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था। यह जो समय है वह होता है जन्म से 2 वर्ष। कितना? जन्म से या फिर 0 से 2 वर्ष के बीच में रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यह जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी अवधि को हम देखें तो इसकी अवधि होता है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। कितना वर्ष? 2 से 7 वर्ष। तीसरा आ जाएगा इसके क्रम में, तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या आ जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो अवधि है यह होता है 7 से 11 वर्ष। कितना हो जाएगा? 7 से 11 वर्ष, ठीक है। और लास्ट में चौथा या फिर डी ऑप्शन क्या जाएगा? डी। लास्ट में आ जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये जो चारों स्टेज है किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। तो ये इसका जो समय अवधि है वो हो जाता है 11 से 18 वर्ष या फिर 11 से प्लस, जितना आप देख सको, ठीक है। तो इसका जो क्रम हो जाएगा क्या हो जाएगा? सबसे पहले संवेदी पेशीय अवस्था, ये आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ये आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और उसके बाद आएगा ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं पहला सी किसमें दिया है? इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद सी के बाद क्या आ जाएगा? ए। सी के बाद ए इसमें है, सी के बाद इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक और तरीका है, उसको बोला जाता है SPCF, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं ये कोड को SPCF, ठीक है। ये जो SPCF है इसका एक क्रम है। ए से क्या होता है? सेंसरी मोटर स्टेज, टी से होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी से होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एफ से होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन 18 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है, अर्थात जो प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे रहते हैं उनको कैसे हमको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? परीक्षण और त्रुटि विधि। ऑप्शन बी है नकल विधि। ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि और ऑप्शन डी है प्लेवे मेथड या फिर प्लेवे विधि, अर्थात की खेल विधि, ठीक है। तो हमको प्राथमिक जो बच्चे रहते हैं अर्थात की कक्षा 1 से 5 की अगर बात करें या फिर जो लोअर जो कक्षा की क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए? परीक्षण और त्रुटि विधि है तो नहीं होगा, उनको आसानी से समझ में नहीं आएगा। नकल विधि से तो हमको पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है। व्याख्यान विधि, यह व्याख्यान जो विधि होता है वह उच्च शिक्षा के लिए होता है। किसके लिए होता है? उच्च शिक्षा के लिए। देखे होंगे आप लोग जब कॉलेज में, अगर कॉलेज पढ़ोगे कॉलेज में तो व्याख्यान विधि का ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो बस क्या जाता है? यह भी गलत हो जाएगा। बस क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्लेवे विधि, अर्थात की खेल विधि। खेल विधि द्वारा हमको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। अगर खेल विधि द्वारा यदि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? परियोजना विधि के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। फिर से क्रमानुसार व्यवस्थित करने वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं कि क्रम में इसको व्यवस्थित करना है किस प्रकार से होगा। ऑप्शन ए है परियोजना का नियोजन, बी है परियोजना का चयन और उद्देश्य, परियोजना का मूल्यांकन, डी है परियोजना का कार्यान्वयन और ई है परियोजना का अभिलेखन, ठीक है। परियोजना बोलो या फिर क्या बोल दो? प्रोजेक्ट बोल दो। मान लो कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है तो आपको किस प्रकार से उसको बनाना रहता है, उसको हमको देखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? देखो सर्वप्रथम क्या हो जाएगा? किसी परियोजना को करने के लिए पहला तो हो जाएगा परियोजना का हमको क्या करना है? चयन करना है। क्या करना है? परियोजना का चयन करना है, ठीक है। ऑप्शन बी पहला हो जाएगा, परियोजना का चयन करना है और जो उस परियोजना के कौन कौन से उद्देश्य है उसको भी हमको देखना है, ठीक है। पहला क्या आएगा? बी, ठीक है। परियोजना का चयन करने के बाद, ठीक है, उस परियोजना का चयन करने के बाद हमको क्या करना है? उससे संबंधित नियोजन करना है, परियोजना का नियोजन करना है। नियोजन अर्थात कि कौन से उस परियोजना को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से सामग्री की जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, कौन कौन से विधि का जरूरत पड़ रहा है, हमको किस में देखना है? उस नियोजन में देखना है, ठीक है। तो दूसरा क्या जाएगा? ए। बी के बाद ए।
उस परियोजना को नियोजन करने के बाद हमको क्या करना है, उस परियोजना का कार्यान्वयन करना है। क्या करना है? कार्यान्वयन करना है। अर्थात जो विधि हमने इस नियोजन में लिया था उस विधि के द्वारा हमको उस परियोजना का कार्यान्वयन करना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद जो उसका परियोजना का कार्यान्वयन किए उसके बाद हमको क्या करना है, क्रियाविधि करने के बाद हमको उसका परियोजना का मूल्यांकन करना है। ठीक है, क्या करना है? मूल्यांकन करना होगा। क्या करना होगा? मूल्यांकन करना होगा कि वह सही है कि नहीं। ठीक है, यदि वह सही होता है, यदि वो प्रोजेक्ट सही मतलब कि सही मायने में काम कर जाता है तो लास्ट हमको क्या करना है, उस परियोजना का अभिलेखन करना है, अर्थात कि उसको रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा देखते हैं, BADCE कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो बी है, फिर ए है, फिर डी है, फिर सी है, फिर ई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आज हमने विगत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आज का यह क्लास आपको समझ में आया होगा और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसको भी समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है। ठीक है, और कैसा लगा इसको आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना होगा। ठीक है, ताकि आपके पास सर्वप्रथम हमारा जो नोटिफिकेशन है आपको पहुंच सके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।